इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड स्टैंडर्ड में बेटा हम इसकी स्ट्रेटजीज पढ़ रहे थे। तो हमने सबसे पहले कस्टमर सप्लाई चेन देखा था, विजन और मिशन देखा था इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट में। फिर उसके बाद जो है हमने कस्टमर को हाउ टू सेटिस्फाइड है कस्टमर के कुछ इनपुट दिया था, इंटरनल कस्टमर को भी एक्सटर्नल कस्टमर की। और फिर आउटपुट जो जनरेट हुआ था तो उसके बाद कस्टमर क्या एवेल्यूएट करता है। जो हम कस्टमर को सर्विसेज दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कि आइदर दे गेन समथिंग और नॉट, आइदर दे आर सेटिस्फाइड और नॉट। उसके लिए एट द एंड हमने कस्टमर कंप्लेंट फीडबैक बनाया होता है। अक्सर हम रेस्टोरेंट में भी खाना वगैरह खाने जाएँ, पिज़्ज़ा हट वगैरह में, तो वहाँ पे भी कस्टमर जो है कह लें कि आपको खाना खाने के बाद एक टेबल पे आपके ब्राउचर्स एक फॉर्म सा दिया जाता है जिसको कहा जाता है ये फिल कर दें। इसमें कस्टमर फीडबैक होता है कि आप उससे टेस्ट से सेटिस्फाई हैं, जो प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड की गई थी वो हाइजेनिक थी, क्या आपका जो स्टाफ है जो दे रहा है सर्विसेज हमें, क्या उनका बिहेवियर कैसा था, जो आप इसके प्राइजेज हैं उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं है। तो ये सारे का सारा कस्टमर का फीडबैक लिया जाता है ताकि हम उसमें बेहतरी और इम्प्रूवमेंट की तरफ उसको लेके जा सकें। मतलब customer feedback must be continuously solicited and monitored to reduce the dissatisfied customer as much as possible. कस्टमर फीडबैक और कस्टमर कंप्लेंट जो है वो डिस्कवर द कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन, आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड्स, कस्टमर की नीड्स को भी आइडेंटिफाई किया जाता है, डिस्कवर किया जाता है रिलेटिव प्रायोरिटीज ऑफ द क्वालिटी को, कंपेयर किया जाता है परफॉर्मेंस विद द कंपटीशन, और डिटरमिन की जाती है अपॉर्चुनिटीज फॉर द इम्प्रूवमेंट। और ये जो कस्टमर है वो उससे जो डिससेटिस्फेक्शन है वो भी हम डिस्कवर करते हैं, कस्टमर की नीड्स को जज करते हैं उसके फीडबैक से, उसकी कंप्लेंट से, और हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम उसमें बेहतरी ला सकें। टूल्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं तो कस्टमर कंप्लेंट या कस्टमर फीडबैक लेने के लिए? सबसे पहले कमेंट कार्ड, ये जो मैंने आपको कहा था कि अक्सर टेबल पे पड़े होते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में। लो कॉस्ट मेथड है, यूजली अटैच टू अ वारंटी कार्ड, जिसमें वारंटी कार्ड भी अटैच होता है। क्वेश्चनर होता है, पॉपुलर टूल है, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, बाय मेल और टेलीफोन, प्रेफरेबली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और अ पॉइंट रेटिंग सिस्टम होता है 1 to 5 और 1 to 10। वही लिकट स्केल यूज़ किए जाते हैं, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। उस तरह के टूल्स भी लिखे जाते हैं। कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, कुछ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, और कई दफ़ा मेल पे या टेलीफोनिक इंटरव्यू भी बेटा ले लिया जाता है। अब ये जो टेलीफोनिक होते हैं इसमें तो आप क्वेश्चनिंग आंसरिंग करते हैं ओपन एंडेड, इसमें ऑप्शंस नहीं होते। अब जो आप क्वेश्चनर बना के देते हैं वो ज़्यादातर हम क्लोज एंडेड देते हैं, क्योंकि जो कस्टमर है उसके पास इतना टाइम नहीं होता, उसने येस और नो पे टिक करना होता है जस्ट, तो इसलिए हम क्लोज एंडेड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कस्टमर फोकस ग्रुप में, मीटिंग बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी विद अ ग्रुप ऑफ द कस्टमर। Imprint analysis is an emerging technique to obtain an intrinsic feeling using a customer meeting, word association, discussion, relaxation technique। टोल फ्री टेलीफोनिक नंबर दिए जाते हैं जिस पे कस्टमर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। कस्टमर विजिट, के वो बिजनेस की प्लेस को विजिट करें। रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं, यूजली मीट टू अ कस्टमर ऑन क्वार्टरली बेसिस। इंटरनेट एंड द कंप्यूटर, इट इंक्लूड्स न्यूज़ ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड और मेलिंग लिस्ट होती है। एम्प्लॉय फीडबैक आ जाता है बेटा इसमें। मैस कस्टमाइजेशन में, कैप्चरिंग द वॉइस ऑफ द कस्टमर यूजिंग द डाटा ऑफ व्हाट द कस्टमर वांट इंस्टेंट ऑफ व्हाट द कस्टमर इज थिंकिंग अबाउट द बाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एग्जैक्ट दे व्हाट दे वांट। स्टेप्स कौन कौन से हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कस्टमर कंप्लेंट्स को हल करने के लिए? कंप्लेंट्स कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम ऑल सोर्सेज, लेटर, फोन कॉल्स, मीटिंग्स एंड वर्ब इनपुट्स। अब डेवलप किया जाता है प्रोसीजर्स फॉर कंप्लेंट रेजोल्यूशन दैट इंक्लूड एम्पावरिंग द फ्रंट लाइन पर्सोनल। एनालाइज किया जाता है कंप्लेंट्स को, अंडरस्टैंड किया जाता है कि कंप्लेंट्स जो हैं वो किस तरह एक नई कैटेगरीज में फिट की जा सकती हैं, उस कंप्लेंट्स में किस तरह हम इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं बेटा उसको। फिर आइडेंटिफाई करवाया जाता है प्रोसेस को और मटेरियल वेरिएशंस, और एलिमिनेट किया जाता है रूट कॉज को। व्हेन अ सर्वे रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड, a senior manager should contact the customer and strive to resolve the concern. Establish the customer satisfaction measure and constantly monitor them. Communicate किया जाता है complaint information को as well as the result of all investigation solution to all the people in the organization.
और जो सर्वे रिस्पॉन्स आप रिसीव करते हैं उसमें सीनियर मैनेजर जो है वो कांटेक्ट करता है कस्टमर के साथ और स्ट्राइव करता है रिजॉल्व करने के लिए कस्टमर को। इस्टेब्लिश किया जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैयर और हर चीज़ को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाता है कि कहीं पे भी ड्रॉबैक ना आए। कम्युनिकेट किया जाता है बेटा कंप्लेंट इंफॉर्मेशन को एज वेल एज द रिजल्ट ऑफ ऑल द इन्वेस्टिगेशन सोल्यूशन टू ऑल द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये मंथली कंप्लेंट रिपोर्ट देता है आपके क्वालिटी काउंसिल के लिए, वैल्यूएट किया जाता है, नीडेड होती है, असाइनमेंट और प्रोसेस इंप्रूवमेंट टीम होती है, आइडेंटिफाई किया जाता है कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को बिफोर हैंड रेदर देन आफ्टरवर्ड थ्रू द कंप्लेंट एनालिसिस। और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, उसकी कंप्लेंट को ज़्यादा एनालिसिस, क्योंकि आपका बिजनेस ही कस्टमर के ऊपर चल रहा होता है। हाउ टू रिटेन द कस्टमर, हाउ टू मेंटेन द कस्टमर। कस्टमर आपको पता है बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, इसका बड़ा इफेक्ट होता है आपके बिजनेस में, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये मोर पावरफुल है और इफेक्टिव दैन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर को सेटिस्फाई करने के साथ साथ उसको रिटेन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों को रिटेन करते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर को। कस्टमर केयर जो है वो डिफाइन किए जाते हैं एज एवरी एक्टिविटी which occurs within the organization that ensure that the customer is not only satisfied but also retained। और कस्टमर जो है वो हर एक्टिविटी को देखता है ऑर्गेनाइजेशन में, इंश्योर करता है कि कस्टमर ना सिर्फ उससे सेटिस्फाई है लेकिन वो आपके ब्रांड के ऊपर फोकस भी है। सिग्निफिकेंस क्या है कि कस्टमर रिटेंशन की 60% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर रेवेन्यू विल कम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कस्टमर। ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर जो हमारा जो कस्टमर है वो बेटा जो आपके पुराने कह लें कि कस्टमर्स होते हैं वही आपके बिजनेस को आगे जो है मूव करते हैं, और उससे ही ज़्यादा पैसा आप नए कस्टमर तो बहुत कम होते हैं जिन्होंने आना है, बट पुराने कस्टमर ही आपके ब्रांड का इमेज होते हैं बेटा। 2% इंक्रीज इन द कस्टमर रिटेंशन हैज़ 10% डिक्रीज इन द ऑपरेटिंग कॉस्ट। 96% ऑफ द अनहैप्पी कस्टमर डू नॉट कंप्लेन। अब 96% कस्टमर ऐसे हैं जो हैप्पी नहीं भी होते, सेटिस्फाई नहीं भी होते, लेकिन वो कंप्लेन नहीं करते, वो छोड़ देते हैं आपके ब्रांड को। वो उनका बैड एक्सपीरियंस जाता है तो वो बाकी लोगों को भी बताते हैं, बट 3 times लाइकली टू कन्वे टू अदर कस्टमर अबाउट देयर बैड एक्सपीरियंस। 91% of the unhappy customer never purchase goods and services from you. It costs 5 times more to attract the customer than retaining the existing customer. Customer retention create a customer loyalty and moves the customer satisfaction to a next level called customer delight। और जो कस्टमर रिटेंशन होती है वो भी आपके कस्टमर की लॉयल्टी को देखती है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को देखती है और देखती है कि किस तरह आप कस्टमर को डिलाइट कर सकते हैं बेटा। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एजेंसी थ्योरी पे बेस करती है कि हाउ टू जो है कह लें कि रिटेन द एम्प्लॉयज़ एंड हाउ टू क्रिएट अ इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द बिजनेस। इट इज़ द टोटल इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम एवरी पर्सन एट ऑल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपेक्ट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट में एम्प्लॉय मोटिवेशन आ जाता है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, टीम एंड टीम वर्क, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड स्कीम्स और परफॉर्मेंस अप्रेजल्स वगैरह आ जाती है। एम्प्लॉय मोटिवेशन थ्रू इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड्स, ठीक है, और एम्प्लॉय की जो है कह लें कि आप बोनसेस दें उनको ताकि वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट बिजनेस की तरफ ही रहे। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द पीपल और अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस अदर टू डू योर विल और अकॉम्प्लिश देयर डिज़ायर गोल थ्रू द पॉसिबिलिटी ऑफ रिवॉर्ड। जिसमें हम एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट को इम्प्रूव करते हैं, एब्सेंटिज्म को कम करते हैं और टर्नओवर बढ़ाते हैं, अपने नंबर ऑफ पीपल्स भी इंक्रीज करते हैं, अपनी सेल को भी इंक्रीज करते हैं। प्रमोट किया जाता है जॉब सेटिस्फेक्शंस को, अपने जॉब का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको भी बेहतर करना है। ये आगे थ्योरीज भी पढ़ी थी हमने, मोटिवेशनल थ्योरी, जिसमें मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स था, जिसमें उसने साइकोलॉजिकल नीड बताई थी, सेफ्टी नीड्स थी, सोशल नीड्स थी, एक्सट्रीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। नेक्स्ट है हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी में मोटिवेशनल फैक्टर आ जाते हैं। पीपल आर मोटिवेटेड बाय रिकॉग्निशन, लोग मोटिवेटेड होते हैं रिकॉग्निशन से, उन्हें जब एक्सेप्टेंस मिल जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अचीवमेंट मिलती है एंड वर्क इटसेल्फ, दीज आर कॉल्ड मोटिवेटेड। डिससेटिस्फाइड होते हैं और हाइजेनिक फैक्टर होते हैं, जिसमें लो सैलरी ये भी लोगों को डिससेटिस्फाई करती है, उनके जो है इंटरेस्ट को बेटा
कम से कम कर देती है। मिनिमल फ्रिंज बेनिफिट जब उनको दिए जाते हैं, उनका जो काम करने का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर नहीं होता, गर्मी में भी वो बगैर एसी के काम कर रहे होते हैं। इल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन की कोई पॉलिसी भी क्लियर नहीं होती। और मेडॉकर टेक्निकल सुपरविजन होती है, डिससेटिस्फाइड विच एम्प्लॉइज दे आर प्रिवेंटेबल। यानी कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, कल्चर, वो चीज़ें और पॉलिसी स्ट्रेटजीज वो बेहतर नहीं होती, जिसकी वजह से एम्प्लॉई आपका जो है वो डिससेटिस्फाई हो जाता है। बेटा एम्प्लॉय क्या चाहता है बेटा, गुड पे फैक्टर इज नॉर्मली इन द मिडल ऑफ रैंकिंग। एक अच्छा जो फैक्टर होता है मिडल ऑफ रैंकिंग में, नॉर्मल वांट्स आर इंटरेस्टिंग वर्क। जो नॉर्मल वांट्स होती हैं वो आपके इंटरेस्टिंगली वर्क करती हैं, अप्रिसिएशन को देखती हैं, इन्वॉल्वमेंट, जॉब सिक्योरिटी, गुड पे को देखती हैं, प्रमोशन और ग्रोथ, और गुड वर्किंग कंडीशन जो है, लॉयल्टी टू एम्प्लॉयज़ होती हैं, और हेल्प विद पर्सनल प्रॉब्लम, एरिटेक्टफुल डिसिप्लिन। और ये जो आपके जो एम्प्लॉई हैं, वो ज़ाहिर बात है एक अच्छी सैलरी चाहता है, वो चाहता है कि उसका काम को जो है एक्नॉलेज किया जा सके, उसकी सिक्योरिटी जो है काम में जो है उसको सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके, प्रमोशन और ग्रोथ के चांसेस हों, एक अच्छा इन्वायरमेंटल कंडीशन दिया जाए, वर्किंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, और एम्प्लॉयज़ की तभी लॉयल्टी आपकी क्रिएट होती है, और हेल्प किया जाता है विद पर्सनल प्रॉब्लम एंड टेक्टफुल डिसिप्लिन वगैरह को। हाउ टू अचीव अ मोटिवेटेड वर्कफोर्स बाय द मैनेजर, knowing these self known employees establish a positive attitude, share the goal, monitor the progress, develop करवाया जाता है इंटरेस्टिंग वर्क बाय जॉब रोटेशन। इसमें जॉब इनलार्जमेंट भी आ जाती है और जॉब इनरिचमेंट भी आ जाती है। जॉब रोटेशन में कि आप उसकी जो है वक्तन फ़क्तन जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक डेजिग्नेशन से दूसरे डेजिग्नेशन, या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच की तरफ। और जॉब इनलार्जमेंट जो होती है वो आप हॉरिजॉन्टली उसको डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वाइज जो है मूव करते जाते हैं किसी और ब्रांच में। और जॉब इनरिचमेंट में आप लोअर से हायर या हायर की लोअर की तरफ लेके चलते हैं उसको, कम्युनिकेट किया जाता है इफेक्टिवली और सेलिब्रेट द सक्सेस। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट क्या है जी, इट इज़ एन इन्वायरमेंट इन विच द पीपल हैव द एबिलिटी। ये वो अचीवमेंट होती है या वो इन्वायरमेंट होता है जिसमें लोगों के अंदर कैपेसिटी होती है, the confidence and the commitment to take this responsibility, and ownership to improve the process and initiate the necessary steps to satisfy the customer requirement within a well-defined boundaries in order to achieve the organizational values and goal। और ये जो है एंड द कमिटमेंट होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, और उसको ऑनरशिप प्रोवाइड की जाती है, और सेटिस्फाई किया जाता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, कि वो एक अच्छी जो है कह लें कि अपने गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए और उनकी वैल्यूज़ को बेहतर करने के लिए काम करें। अब जो बेटा जॉब एनरिचमेंट थी उसमें वो कह रहा था कि इट एक्सपेंडिंग द कंटेंट्स ऑफ द जॉब, जो जॉब है उसकी जेडी को एक्सपेंड किया जाता है। जॉब एम्पावरमेंट में इट इज़ एक्सपेंडिंग द कंटेंट्स ऑफ द, क्या हम जो है वो कंटेंट है और ये कॉन्टेक्स्ट है, उस जॉब के कॉन्टेक्स्ट को हम जो है हम एक्सपेंड करते हैं। अब जर्नल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जो एम्पावर करने के लिए आपके होते हैं एम्प्लॉयज़ के। टेल पीपल व्हाट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर, लोगों को हमें बताना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारियां क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए, उनकी अथॉरिटीज़ क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनके पास पावर्स कौन कौन सी हैं। गिवन द अथॉरिटी इक्वल टू बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू देम। स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, आपने बेंचमार्क भी सेट करना है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन भी देनी है, और फिर उनसे वक्तन फ़क्तन आपने फीडबैक भी बेटा लेना है। और ट्रस्ट देम एंड ट्रीट विद डिग्निटी, और उनके ऊपर एतमाद करना है, और उनको हमेशा इज्जत के साथ और अजमत के साथ आपने पेश आना है। ये नहीं है कि अगर आपके वो सब ऑर्डिनेट है तो आप उसको ओए करके कॉल करें, या कोई जो है अनएथिकल लैंग्वेज यूज़ करके जो है उन्हें आप कॉल करें, तो ये गलत है बेटा। एवरीवन शुड अंडरस्टैंड द नीड टू चेंज, हर कोई जो है वो समझ सकता है उसकी ज़रूरियात को। दिस सिस्टम नीड टू चेंज टू अ न्यू पैराडिगम, और जो सिस्टम है, जो तब्दीली आती है वो एक नए डायमेंशनल को शो करती है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है, एजुकेशन भी, और स्किल्स टू इट्स एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर प्रॉपर जो है वो कह लें कि गाइडेंस, कोचिंग प्रोवाइड करती है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है अपने एम्प्लॉय की एजुकेशनल एक्सपेंस को भी बियर करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। कोई भी बेटा काम सीख के नहीं आता, जब आप स्टडी से फ्री होते हैं तो आपको जो है खुद उसके लिए एफर्ट करके वो ऑर्गेनाइजेशन
टूल्स बताती है जो जो आपके एक्सपीरियंस में काउंट किए जाते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन ही है जो ऐड करती है आपके ऊपर समथिंग कि आप उसके लिए आ गए। टीम एंड टीम वर्क में ए टीम कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ द पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। टीम का मकसद ये होता है कि जो लोग मिलकर इकट्ठे काम करें, इकट्ठे वर्किंग परफॉर्म करें, उसको हम बोलते हैं टीम। टीम वर्क इज द cumulative action of the team during which each member of the team subordinate his individual interest and opinions for fulfilling of the objective of the team। और टीम आपको पता है कि कम्युलेटिव एक्शन होता है, सब लोगों ने बेटा हर मेंबर हर टीम में जो है काम करना होता है मिलके, और हर मेंबर टीम में सबऑर्डिनेट भी होते हैं जिनके अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ओपिनियंस भी होते हैं। ठीक है, और ओपिनियंस होते हैं फॉर फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप, किसी भी ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। बेनिफिट्स कौन कौन से हैं टीम टीम वर्क के? सबसे पहले तो ये है कि इम्प्रूव सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन को इम्प्रूव करती है। और फिर उसके बाद जो है क्वालिटी प्रॉब्लम ऑनरशिप ऑफ सॉल्यूशन देती है, और कम्युनिकेशन और इंटीग्रेशन को शो कर देती है आपको। ऑब्जेक्टिव्स बेटा आपको पता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, और गोल्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। गोल्स को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। अगर गोल्स आपके अच्छे होंगे, गोल्स बेटा लॉन्ग टर्म आपने जो डिसाइड किए हुए हैं उनको अचीव करने के लिए आप स्ट्रेटजीज बनाएंगे। उन स्ट्रेटजीज में आप जो है फिर ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करेंगे। टाइप्स ऑफ टीम में डिफरेंट टाइप्स की टीम्स हैं। प्रोसेस इंप्रूवमेंट टीम है, क्रॉस फंक्शनल टीम है, नेचुरल वर्क टीम है। प्रोसेस इंप्रूवमेंट टीम में इन्वॉल्व इन इम्प्रूवमेंट ऑफ द सब प्रोसेसेस, और प्रोसेसेस यूजुअली हैव 6 to 10 मेंबर्स। प्रोसेस टीम में 6 से 10 मेंबर्स होते हैं बेटा। डिसबैंडेड होते हैं व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज रीच, may include the local supplied and customer depending on the location। क्रॉस फंक्शनल टीम में भी 6 to 10 मेंबर्स होते हैं, टेम्परेरी टीम होती है। ठीक है, मेंबर्स आर टॉप मैनेजमेंट लेवल होते हैं फ्रॉम द वेरियस फंक्शनल एरियाज ऑफ द मैनेजमेंट। डिस्कस द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम and break down into a smaller parts to refer it to a various departmental team for further solution। और ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ब्रेक करता है, स्मॉलर पार्ट्स में देखता है, वेरियस डिपार्टमेंटल टीम होती है मजीद उन सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए। नेचुरल वर्क टीम में नॉट वॉलंटरली एंड द टोटल वर्क यूनिट इज अ पार्ट ऑफ द टीम। मैनेजर आल्सो अ पार्ट ऑफ द टीम, और एंड द management select the project to be improved। मैनेजर मस्ट आल्सो इंश्योर दैट द एंटायर टीम इज कंफर्टेबल विद ईच अदर। तो मैनेजर इस चीज़ को भी श्योर करता है, मैनेजर इस चीज़ को भी श्योर करता है कि जो है कह लें कि जो लोग भी काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली भी अगर काम कर रहे हैं, तो वो कंफर्टेबल भी हैं या नहीं है, उनका इंटरेस्ट कितना है बेटा। सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ मैनेज वर्क टीम, extension of the natural teamwork, but here the group of the individual is empowered not only to do work but manage it। No manager will present, but a coordinator which will be normally rotated among the members will be appointed। Additional responsibilities of the team: hiring, dismissal, performance evaluation, customer relation, supplier relation or recognition, reward and training। और जो एक्सटेंशन है नेचुरल वर्क टीम की, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है वो एम्पावर्ड किए जाते हैं उसको काम करने के लिए। और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी टीम को दी जाती हैं कि उन्होंने हायर करना है लोगों को या फायर करना है, परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करना है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसा रखना है, सप्लायर रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, और रिकॉग्निशन होनी चाहिए, रिवॉर्ड एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है बेटा एक टीम की करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। इसमें स्पॉन्सरशिप आ जाती है। In order to have effective liaison with quality council, there should be a sponsor। The sponsor is person from the quality council. He is to provide support to the organization। टीम चार्टर आ जाता है बेटा। टीम चार्टर इज अ डॉक्यूमेंट define the team mission, boundaries, the background of the problem, team authority and duties and resources। It also identify the members and their assigned roles, leader, recorder, timekeeper and the facilitator। Team composition में not exceeding 10 member except the natural work team and self-managed team। ट्रेनिंग में the team members जो हैं should be trained in the problem solving technique,
टीम डायनेमिक एंड कम्युनिकेटिंग स्किल। ग्राउंड रूल्स में टीम जो है वो सेपरेट रूल्स होते हैं ऑपरेशन के और कंडक्ट के। ग्राउंड रूल्स शुड बी डिस्कस्ड विद अ मेंबर whenever needed, it should be reviewed and revised। उसके बाद नेक्स्ट है क्लियर ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटा इसके अकाउंटेबिलिटी में। प्रोडक्ट स्टेटस रिपोर्ट होती है, शुड बी सबमिटेड टू अ क्वालिटी काउंसिल फॉर रिव्यू। वेल डिफाइंड डिसीजन प्रोसीजर होता है। एडिक्वेट इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड। ट्रस्ट बाय द मैनेजमेंट। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है, नॉट बाय हंचेस और द क्विक फायर। ओपन कम्युनिकेशन आ जाती है। अप्रोप्रिएट लीडरशिप, बैलेंस पार्टिसिपेशन एंड कोहेसिवनेस आ जाती है। टीम मेंबर रोल में लीडर फैसिलिटेटर आ जाता है। वन हु हेल्प द टीम गेट स्टार्टेड इन द स्टेजेस। वन हु हेल्प द टीम, जो भी टीम की हेल्प करता है वो स्टार्टेड इन द स्टेजेस होता है। रिकॉर्डर, टाइम कीपर और द टीम मेंबर होते हैं इसमें टीम मेंबर रोल में। डिसीजन मेकिंग मेथड क्या होता है, ये सारा का सारा उनके जो है टीम की एफिशिएंसी के ऊपर, टीम की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। नॉन डिसीजन, यूनिलेटरल डिसीजन, हैंड क्लैप्स डिसीजन होते हैं। टू मेंबर्स विद अ गुड आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट डिसाइड। दो मेंबर्स हैं जिसका एक अच्छा आइडिया है, सब्जेक्ट डिसाइड। माइनॉरिटी रूल डिसीजन होते हैं, मेजॉरिटी रूल डिसीजन होते हैं। कंसेंसस भी होता है कि हर एक को उसको एक्सेप्ट, ना सिर्फ एक्सेप्ट करना पड़ता है बट हर एक जो है उसको इम्प्लीमेंट भी करता है बेटा। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बेटा इफेक्टिव टीम वर्क के? रेगुलर स्केजुलिंग विद अ फिक्स टाइम लिमिट, पर्पस, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्टिविटीज, डिसीजन, रिजल्ट्स एंड रिकॉग्निशन है। अब टीम मैनेजमेंट व्हील, पहिए क्या है? टीम जारी बात है इटसेल्फ एक पहिया है, एक जो है चलने वाला एक गाड़ी है जिसको हम देखते हैं। इसमें बेटा टीम मैनेजमेंट व्हील में टू मेक अ लीन मोर इफेक्टिव ए टीम मैनेजमेंट व्हील हैज बीन इवॉल्व। एक मैनेजमेंट ऑफ टीम जो है वो इवॉल्व की जाती है। दी एक्टिविटीज आर एडवाइजिंग, इनोवेटिव, प्रमोटिंग, डेवलपिंग और ऑर्गेनाइजेशन, प्रोड्यूसिंग, इंस्पेक्टिंग, मेंटेनिंग एंड लिंकिंग। और ये जो इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है व्हील होता है, इसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इनोवेशन भी की जाती है, प्रमोशन भी होती है, डेवलपमेंट भी होती है, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्पेक्ट भी किया जाता है, मेंटेन भी किया जाता है और लिंक भी किया जाता है। जो रोल है व्हील का वो एज आ एडवाइज़र भी होता है, एक्सप्लोर भी होता है, ऑर्गेनाइजर भी होता है और कंट्रोलर भी होता है। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ द टीम डेवलपमेंट। टीम की डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन कौन सी हैं? फॉर्मिंग स्टेज, स्टॉर्मिंग स्टेज, नॉर्मिंग स्टेज, परफॉर्मिंग स्टेज, मेंटेनेंस स्टेज, इवैल्यूएशन स्टेज। ये आपने उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़ी होंगी। इनिशियल स्टेज विद ओनली ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल एंड नो टीम वर्क, टीम पर्पस रूल्स आर क्रिएटेड। स्टॉर्मिंग स्टेज में इनिशियल एग्रीमेंट रूल्स आर चैलेंज, हॉस्टिलिटीज आ जाती हैं, इमर्ज की जाती हैं, विच में भी रिजॉल्व। नॉर्मिंग स्टेज में फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशन गेट एस्टेब्लिश, फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी बिल्ड किया जाता है। परफॉर्मिंग स्टेज में टीम ऑपरेट इन अ सक्सेसफुल मैनर विद अ ट्रस्ट, ओपननेस, हेल्दी एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसिसिवनेस अमंग द मेंबर। और जो फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशन होते हैं वो भी स्टैब्लिश किए जाते हैं। टीम को ऑपरेट किया जाता है सक्सेसफुल मैन में ताकि ट्रस्ट, ओपननेस और हेल्दी कन्फ्लिक्ट को देखा जा सके। मेंटेनेंस स्टेज में फंक्शनिंग जो है शुड नॉट डिटेरियोरेट विद द टाइम क्यू, जो फंक्शनिंग होती है उसको ख़त्म नहीं, तबाह नहीं किया जाता है टाइम क्यू के साथ। वैल्यूएशन स्टेज में वैल्यूएट किया जाता है टीम की परफॉर्मेंस को एट द एंड। 10 कॉमन पीपल प्रॉब्लम जो है इसमें आती हैं, तो कौन कौन से 10 लोग हैं जो इनको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा था? एक था फ्लॉन्डरिंग, ओवरबेयरिंग पार्टिसिपेंट, डोमिनेटिंग पार्टिसिपेंट और रेलिकुलेंट पार्टिसिपेंट, अनक्वेश्चनड एक्सेप्टेंस ऑफ ओपिनियन। ये प्रॉब्लम्स है जो हर एक को फेस करनी पड़ती है। फ्यूडिंग टीम मेंबर, वंडरलास्ट, डिस्काउंट एंड फ्लॉप्स, ये सारा आ जाता है। बैरियर्स कौन कौन से हैं टीम की प्रोग्रेस में? इनसफिशिएंट ट्रेनिंग नहीं होगी तो जाहिर बात है आपका टीम की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी होगी। इनकम्पैटिबल रिवॉर्ड और अगर आप अच्छा पैकेज नहीं देंगे तो एम्प्लॉय तब भी मोटिवेट नहीं होंगे, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के दूसरा काम शुरू कर देंगे।
सॉरी, अपने ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को छोड़ के पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ। फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर रेजिस्टेंस, अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तब भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक आ जाता है। प्लानिंग नहीं प्रॉपर है, मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं होती प्रॉपर, और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, लैक ऑफ यूनियन सपोर्ट, प्रोजेक्ट स्कोप होता है टू लार्ज, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, नो क्लियर मेजर ऑफ सक्सेस एंड नो टाइम टू डू इम्प्रूव द वर्क, और कोई भी टाइम नहीं होता है कि हम उसको इम्प्रूव कर सकें और बेहतर कर सकें उस काम को, या हम उसकी सक्सेस को जो है वो बेहतर तरीके से मेजर कर सकें। और रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड दोनों में क्या फ़र्क है? रिकॉग्निशन इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय मैनेजमेंट शो एक्नॉलेजमेंट, ये एक्नॉलेजमेंट होती है, किसी को अप्रिसिएट करना, उसकी उसके काम को जो है, उसके काम की दाद देना, उसको शाबाश देना। ये वर्बल भी और रिटर्न है बेटा। एम्प्लॉय आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को, रिकॉग्निशन इज अ फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय प्लस मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन। रिवॉर्ड इनाम देना उसको किसी टेंजिबल फॉर्म में, इज अ टेंजिबल वन सच एज इंक्रीज सैलरीज, सैलरीज को बढ़ा दिया जाए, कमीशन, कैश बोनसेस, गेन शेयरिंग टू प्रमोट द डिजायरेबल बिहेवियर। इट कैन बी इवन थिएटर टिकट, उसको थिएटर की टिकट दें, डिनर फैसिलिटीज दे दें महीने में दो, स्मॉल कैश अवार्ड भी कुछ ना कुछ दे दें। The employees are recognized to improve their morale, show the company appreciation for better performance, create satisfied and motivated workplace and create effective। और जो कंपनी है वो अप्रिसिएट करता है बेटर परफॉर्मेंस को, क्रिएट सेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है, मोटिवेटेड वर्कप्लेस को देखता है, स्टिमुलेट करता है आपकी क्रिएटिव एफर्ट्स वगैरह। दो टाइप के बेटा अवार्ड है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड क्या होते हैं? रिलेटिंग टू द फीलिंग ऑफ द अकॉम्प्लिशमेंट और द सेल्फ वर्थ, और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड रिलेटेड टू पे और कंपनसेशन होता है, जिसमें नॉन मॉनेटरी फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन आ जाती है टू अचीव एक्नॉलेज द अचीवमेंट ऑफ द क्वालिटी इंप्रूवमेंट गोल, सेलिब्रेशन की जाती है टू एक्नॉलेज द अचीवमेंट ऑफ द क्वालिटी इंप्रूवमेंट गोल, रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाती है अप्रिसिएशन की बाय मैनेजर एंड लीडर टू एम्प्लॉयज टू एक्नॉलेज द अचीवमेंट ऑफ द क्वालिटी प्रोडक्ट। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल फीडबैक देखा जाता है फ्रॉम द कोवर्कर, सबऑर्डिनेट और द कस्टमर इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ परफॉर्मेंस अप्रेजल। फॉर्मल सजेशंस होती हैं सिस्टम्स में जो अवेलेबल होती हैं फॉर द इंडिविजुअल टू मेक अ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड सजेशंस। आगे नेक्स्ट है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जो है बेस परफॉर्मेंस अप्रेजल होती हैं और क्वालिटी बेस प्रमोशंस भी दी जाती हैं। अब इंट्रिंसिक बेटा रिवॉर्ड क्या होता है? इंट्रिंसिक रिवॉर्ड में प्रॉफिट शेयरिंग, आप प्रॉफिट में उसको अपने हिस्सेदार बनाओ, गेम शेयरिंग आप कर लें बेटा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी दें उसको, बोनसेस दें, मेडिकल फैसिलिटीज़ दें, कोई कोई अलाउंसेस ऐसे लगा दें कि जिससे उससे जो है वो सेटिस्फेक्शन फील हो। कंपनसेशन टाइम आपने उसका सैलरी टाइम डिसाइड कर दें कि फर्स्ट को आपने देनी है या फर्स्ट टू 10 किसी रेट में भी देनी है। इंडिविजुअल बेस परफॉर्मेंस सिस्टम जो है हर एक की परफॉर्मेंस को इंडिविजुअली इवेलुएट करे कि आप किस तरह उसको जो है कौन पर्सन जो है राइट वे में चल रहा है, कौन रॉन्ग वे में चल रहा है, कौन नहीं। और एट द एंड लास्ट पॉइंट है क्वालिटी बेस्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल, और हमेशा क्वालिटी को देखते हुए किसी भी इंसान की परफॉर्मेंस को, उसकी अप्रेजल को, उसके इंक्रीमेंट लगाएं, उसकी ग्रोथ की तरफ लेके जाएं, उसे प्रमोशन दें, उसे जो है किसी अच्छी सीट पे एक्वायर करें बेटा, वो आपने इंडिविजुअली मेजर करना है। क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस तो नो डाउट कि अच्छी हो सकती, लेकिन जो प्रमोशंस होती हैं बेटा वो टीम परफॉर्मेंस पे नहीं, वो आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर होती है। किसको कितना इंसेंटिव असाइन करना है, किसको कितना जो है बोनसेस देने हैं, किसको क्या फैसिलिटीज देनी है, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें आती हैं। ये बेटा था टीम, उसके रिवॉर्ड्स, और उन रिवॉर्ड्स को किस तरह आप जो है आगे कंटिन्यू करते हैं, किस तरह इनको लेके चलते हैं, और किस तरह आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं टीम में, किस तरह आप अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस किस तरह रखा जा सकता है, उसको इम्प्रूवमेंट किस तरह लाई जा सकती है, कस्टमर को किस तरह सेटिस्फाइड किया जाता है, ये सारा कुछ था इसका। ठीक है बेटा, यहाँ तक, फिर आगे नेक्स्ट